नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन डी, और सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 32। ऑब्टेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2x³ माइनस 5x² माइनस 19x प्लस 42। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अप्लाई करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई हियर हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो देखने से समझ में आ रहा है 1 और -1 में तो ये नहीं होगा, तो मैं सीधा x को 2 ले रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये पी एक्स होता है। ये क्या होता है? पी एक्स। जब आप x की जगह 2 रखोगे तो p ऑफ 2 हो जाएगा। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 विद इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 19 × 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 42। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 8 2 जा क्या होगा 16, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, 4 इंटू -5 होगा -20, और -19 × 2 क्या होगा -38, और प्लस में क्या होगा 42। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो P ऑफ 2 है, देखो 42 और 16 ये हो जाएगा आपका 58, और 38 और 20 ये हो जाएगा -58, तो ये 0 आ गया। अगर P ऑफ 2 0 आ रहा है इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर आपने x इक्वल टू 2, तो ये 0 है, तो 0 को जब आप x के पास ले जाओगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। अब ये +2 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा -2। देयरफॉर x -2 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। अब रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब व्हाट वी विल डू, x -2 से ये जो px है हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2x⁻³ माइनस 5x² माइनस 19x, और प्लस में क्या है आपका 42, प्लस में क्या है आपका 42। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो 2x³ को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2x², तो ये हो जाएगा 2x³ -2 इंटू 2x² क्या हो जाएगा -4x², तो ये हो गया -4x², ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -5x² प्लस 4x², ये हो जाएगा -x², माइनस में क्या आ जाएगा 19x, और प्लस में क्या आ जाएगा 42, प्लस में क्या आ जाएगा 42। अब -x² से आप इस x को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -x, तो x इंटू -x क्या हो जाएगा -x², फिर -2 इंटू -x क्या हो जाएगा +2, +2x, तो ये हो जाएगा +2x। अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो -19x -2x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -21x, और आगे हो जाएगा +42। अब -21x को आप x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -21, तो यहाँ आ जाएगा -21। तो 21 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x, 21 -21 इंटू एक्स -21x, और -2 इंटू -21 कितना हो जाएगा +42, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो देखो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। अब रिमेनिंग फैक्टर्स कहाँ से आएंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स हमें यहां से मिलेंगे। नाउ फैक्टराइज, नाउ फैक्टराइज, यू विल फैक्टराइज 2x² -x -21, हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो देखो ये 21 है और ये क्या 2, 21 2 से कितना होता है 42 होता है, 21 2 से कितना होता है 42। तो 42 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि -x आ जाए, तो 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा +6x -7x -21, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। 2x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+3, -7 कॉमन ले लो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन फैक्टर क्या होगा x+3, और ये हो गया 2x -7। इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर क्या आया था x-2, सेकंड फैक्टर क्या हो गया x+3, एंड थर्ड फैक्टर क्या हो गया 2x-7 आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, आर रिक्वायर्ड
फैक्टर्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो फैक्टर भी कितने आएंगे, 3, 1 2 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, then show that p equal to r। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है एज x माइनस टू। गिवन पॉलिनोमियल में कैपिटल P x ले लेते हो, गिवन पॉलिनोमियल को हम ये ले लेते हैं, तो आप कहोगे एज x माइनस टू is a factor of कैपिटल Px। तो देयरफॉर देखो x माइनस टू को अगर आप जीरो, x का जीरो फाइंड करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। देयरफॉर क्या होगा, P ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा। और P ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, स्मॉल p, x की जगह क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर प्लस 5x है तो x की जगह फिर आप 2 रखोगे, और प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। उसका मतलब ये हो गया कि 4p प्लस r इक्वल टू क्या हो गया -10, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद एज पर क्वेश्चन x माइनस 1 बाय 2, ये भी इसका फैक्टर है px का। आप कहोगे एज x माइनस 1 बाय 2 इज अ फैक्टर ऑफ कैपिटल px, देयरफॉर अब इसका जीरो फाइंड करो। तो अगर आप x माइनस 1 बाय 2 को इक्वल टू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 2, देयरफॉर p ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, जहां आपको x दिखाई दे रहा है, जहां आपको यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहां पर 1 बाय 2 आ जाएगा, विच इंप्लाइज, तो देखो पी एक्स स्क्वायर है तो स्मॉल p और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 बाय 2 होल पावर 2, प्लस 5x है तो 1 बाय 2 प्लस r, ये इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 1 बाय 4p प्लस हो जाएगा 5 बाय 2 प्लस r इक्वल टू 0, प्लस r इक्वल टू 0। अब देखो या तो आप क्या करो, यहां से 4 एलसीएम ले लो, या तो आप यहां से 4 एलसीएम ले लो। तो अगर मैं यहां से 4 एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा p, और 2 2 जा 4 होता है तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, और 4 को r से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4r इक्वल टू 0। तो बेसिकली हो जाएगा 4r प्लस p प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहां से क्या होगा 4r प्लस p इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या है -10, और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या है -10। मैं कैन आई से दैट अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p प्लस r, और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4r प्लस p, तो ये हो जाएगा 4r प्लस p, ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस p को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4p माइनस p, और इस r को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा ये हो जाएगा -r। तो बेसिकली 3p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू r, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, वी हैव टू सिंप्लीफाई 6 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट एक्स प्लस रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 3, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल रैशनलाइज ऑल दिस वैल्यू। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे ये क्या हो जाएगा, देखो 6
बाय 2√3 माइनस √6। अब रेशनलाइज में क्या होगा, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि जब मैं इसको रेशनलाइज करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2√3, बस माइनस की जगह आपको प्लस करना है, प्लस √6 होगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √6। ये हो गया फर्स्ट टर्म को आपने रेशनलाइज कर दिया। अब सेकंड टर्म क्या है आपकी प्लस, ये हो जाएगा √6 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो इसमें देखो बीच में क्या है प्लस है, डिनोमिनेटर में जो ये रैशनल नंबर है इसके सेंटर में प्लस है, तो आप क्या कर दोगे माइनस, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, दैट इज माइनस, तो आपने लिखा -4√3 और अपॉन में क्या है √6 माइनस √2। अब इसको रैशनलाइज करो, तो जब इसको रैशनलाइज करोगे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में √6 प्लस √2। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो देखो ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका इस तरह से 2√3 प्लस √6। और देखो डिनोमिनेटर में ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अच्छा आगे आ जाओ, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है प्लस, तो आपने लिखा प्लस √6, तो आपने लिखा √6 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। तो ये हो गया √3 माइनस √2 अपॉन ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे, फिर है आपका माइनस, तो आप लिखोगे माइनस माइनस 4√3, तो आपने लिखा 4√3 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो 6 इंटू 2√3 ये क्या होता है, ये होता है 12√3 और 6 इंटू √6 क्या होगा प्लस 6√6। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ना करके, अगर आप डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा आपका, तो आप एक काम करो इसको मल्टीप्लाई मत करो। देखो न्यूमरेटर में आप एज इट इज लिखो 6 और ब्रैकेट में लिखो 2√3 प्लस √6, इसको एज इट इज लिखो। ऐसा क्यों, 2√3 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये इसका स्क्वायर होगा 12 और √6 का स्क्वायर होगा 6, तो ये होगा 12 माइनस 6। और जब 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 6 लिख देता हूँ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा प्लस में देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 1 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता है। √6 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √18 और √6 इंटू माइनस √2 हो जाएगा √12। फिर ये आ जाएगा माइनस, आगे चलते हैं। अब देखो √6 का स्क्वायर 6 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो 6 माइनस 2 4 आएगा, तो आप इसको 4 को तो एज इट इज लिखो और √3 इंटू √6 कर दो, ये हो जाएगा √18 और √3 इंटू √2 कर दो, ये हो जाएगा √6 और अपॉन में ये हो जाएगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया देखो, फाइनली आ गया 2√3 प्लस √6 प्लस √18 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 2√3 फिर माइनस √18 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस √6। तो देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और √18 से √18 कैंसिल, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज अंडर स्क्वायर रूट 18 माइनस 6√5 इज इक्वल टू √a माइनस √b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 18। तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस b किसके इक्वल है 18 के इक्वल है। तो कैसे करोगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी
स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 6 रूट 5, ये इक्वल है रूट ए माइनस रूट बी के। तो आप क्या करो, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 रूट 5, और इक्वल टू का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी होल पावर 2। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 रूट 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर करोगे ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करोगे बी हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 रूट ए इंटू रूट। अब देखो, अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये जो ए प्लस बी वाला पार्ट है वो ये है। इसका मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 18 के। ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 18 के। अब 18 के इक्वल कैसे आएगा ये भी देखो। देखो यहाँ पर जो आपका ए है, यहाँ पर आपका ए क्या होगा, 15 होगा, और बी को हम क्या ले रहे हैं, 3। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। तो ए क्या हो गया 15, और बी क्या हो गया आपका 3 माइनस 2, फिर ए की जगह क्या आ जाएगा रूट 15, और बी की जगह क्या आएगा रूट 3। अब आगे देखो, तो देखो ये हो गया 15 प्लस 3 माइनस 2। 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, और ये रूट इसके साथ ही ले लो। तो बेसिकली ये क्या है, 15 प्लस 3, 3 का पेयर बन जाएगा, 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, और बाकी क्या रह गया रूट 5। तो देखो ये हो गया माइनस 6 रूट 5 आ गया ना इसके इक्वल। और ये जो 18 है ये क्या हो गया 15 प्लस 3 दैट इज 18। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 18 है। और यही आपको प्रूव करना था, दैट इज a plus b is equal to 18, and this that's what we have to prove. Hence next question is question number 34. Question number 34 का draw a histogram and a frequency polygon on the same graph for the following data. हमें इस डाटा के लिए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। So this is the y-axis, this is the x-axis. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लास इंटरवल देखो कंटिन्यूटी में नहीं है, जैसे 50 है तो ये 51 है। अब ये और ये 50 होने चाहिए, ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर ये कंटिन्यूटी में नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको कंटिन्यूटी में करना होगा। कंटिन्यूटी में कैसे होगा, जैसे कि तो यहाँ क्लास इंटरवल लेंगे, कंटिन्यूटी में क्या होगा, इसमें से 0.5 कम कर दो तो ये जाएगा 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो ये हो जाएगा 50.5, इसमें से 0.5 लेस कर दो ये हो जाएगा 50.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो ये हो जाएगा 100.5, इसमें 0.5 लेस कर दो ये हो जाएगा 100.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो ये हो जाएगा 150.5, इसी तरह से इसमें 0.5 लेस कर दो ये हो जाएगा 150.5, इसमें ऐड कर दो ये हो जाएगा 200.5, इसमें से 0.5 लेस कर दो ये हो जाएगा 200.5, इसमें ऐड कर दो ये हो जाएगा 250.5। ठीक है, इसी तरह से लास्ट लास्ट इंटरवल देखो, इसमें से 0.5 लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 250.5, और इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा 300.5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये कंटिन्यूटी में आ गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 27 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 6। ये आपका जो वाई एक्सिस है इस पे हम 3 3 का गैप ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 3, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, 12 के बाद क्या हो गया 15, 15 के बाद क्या हो गया 18, 18 के बाद क्या हो गया 21, 21 के बाद क्या हो जाएगा 24, 27, लास्ट वाली सबसे बड़ी 27 है, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है, फर्स्ट इंटरवल जो है वो है 0.5 टू 50.5, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ पर किंग का आएगा, किंग का मतलब ये इक्वालिटी में नहीं है। फिर यहाँ हम ले लेते हैं 0.5, 0.5 से नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 50.5, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 50.5, ये हो गया 50.5। अब ये जो है कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, ये किस फ्रीक्वेंसी में है, ये 12 फ्रीक्वेंसी में है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा,
फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी है इसकी 12। ये हो गया 12, राइट। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो आप, नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 50.5 से लेके 100.5। और फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 18, 18 तक जाएगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम, नेक्स्ट हिस्टोग्राम आपका कहां तक जाएगा, 18 तक। तो उसको 18 क्या, ये देखो ये 18 तक आ गया ना, 18 तक, ये 18 तक हो गया। तो ये 50.5 था। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 50.5 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.5। तो ये आपने ले लिया 100.5, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 100.5 टू 150.5, और इसकी वैल्यू 27 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 27, 27। तो ये आपका जाएगा 27 तक। देखो इसकी हाइट तो जाएगी 27 तक, ये 27 तक आ गया, ठीक है। और ये हो गया, ये कहां तक आ गया, 27, एग्जैक्टली 27 के आगे। तो ये भी हो गया, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर का ले लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है आपका वो क्या है, योर नेक्स्ट इंटरवल इज 150.5 टू 200.5, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो ये आपका नेक्स्ट इंटरवल हो गया, और इसकी वैल्यू कहां तक है, 20 तक। तो 18 से ऊपर लेना है आप, 18 से क्या लेना, ऊपर लेना है। तो इसको आप 18 से थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ये 18 से ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है आपका, दैट इज 200.5 टू 250.5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 70। इसकी वैल्यू कितनी है, 70। अभी 18 से थोड़ा नीचे आएगा, ये 18 से थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट। तो ये 18 से थोड़ा सा आपने नीचे ले लिया। इसका नेक्स्ट वाला जो है वो कितना है, ये है आपका 250.5 टू 300.5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6। इसकी वैल्यू कितनी है, 6। 6, तो ये एग्जैक्टली 6 के सामने आ जाएगा, ये आपने ले लिया 6। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। ये 100.5 है, 100.5 का नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 150.5। तो ये वैल्यू होगी 150.5। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 200.5। फिर ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, 250.5। ये वैल्यू होगी 250.5, दिस वैल्यू विल बी 250.5। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 300.5। ये हो गया 300 पॉइंट। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के साथ साथ हमें बनाना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होगा, आपको 0 और 0.5 के मिड वैल्यू लेनी है बीच में। देखो 0.5 और 0 के बीच में मिड वैल्यू क्या होगी, 0.22 जब 4 2 5 10। तो मान लेते हैं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, 0.25। और ये जो हिस्टोग्राम है इसकी सेंट्रल वैल्यू ये होगी, ये इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी। इसको सेंटर पे डॉट डॉट लगाते हैं, के सेंटर पे डॉट ऐसे आ जाएगा। ये इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, ये इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, ये इसकी सेंट्रल वैल्यू। अब देखो इन सभी वैल्यूज के बीच में जो गैप है आपका वो 50-50 का है। इन सभी वैल्यूज के बीच में जो गैप है 50-50 का है, तो इसके आगे 50 अगर मैं रखता हूं तो नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 350.5। अब 300.5 और 350.5 के बीच में भी ये सेंट्रल वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, सभी सेंट्रल वैल्यू को टच करना है। टच करने का मतलब, जैसे कि ये सेंट्रल पॉइंट था यहाँ पे, इसको इससे टच कर दो, यस। फिर इसको इससे टच कर दो, फिर इसको इसकी मिड वैल्यू से टच कर दो,
फिर इसको इससे टच कर दो, फिर इसको इससे टच कर दो, इसको इससे टच कर दो, और इसको इससे टच कर, तो ये जो बना ये फ्रीक्वेंसी पॉलिगन। सभी वैल्यूज के मिड वैल्यूज वाले जो पॉइंट है इनको टच करना है, तो ये आपका जो होगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन। Question is question number 35, again very important question. Question क्या, prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So this is the circle, और इस तरह से आप एक सेगमेंट लोगे, फिर दिस विल बी द अनदर सेगमेंट, और मान लेते हैं ये जो है दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। तो अब आप क्या करोगे, सेंटर से इन दोनों सेगमेंट को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे। तो ये तो होगी इस क्वेश्चन की फिगर, राइट। और उसके बाद एक लाइन सेगमेंट आपको यहाँ सेंटर से लेनी है जो इसको सेंटर से पास करे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन, ये इस थ्योरम की फिगर है। तो इसको हम ले लेते हैं से, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ओ, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं एम। गिवन क्या है, और सर्कल विथ सेंटर हो, और सर्कल विथ सेंटर टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, what we have to prove, we have to prove that angle POB, angle subtended by an arc at the center, that is angle POB, is twice the angle subtended by the same arc on the circumference of the circle, that is twice of angle PAB। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना, क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखो कैसे प्रूव करो। अब आते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP मैं ये एंगल ले रहा हूँ। देखो यहां से लेके यहां तक मैं इसको ले रहा हूँ एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, और ये हो गया एंगल 3, ये क्या हो गया एंगल 3। ऐसे यहां देखो, तो ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, और ये हो गया एंगल 6। तो देखो इन ट्राइंगल AOP कैन आई से दैट एंगल 3, ये जो एंगल 3 है, इट विल बी इक्वल टू बाय एक्सटर्नल एक्सीलर एंगल प्रॉपर्टी, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल 3 है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो। बट देखो, और मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1। वाई? बिकॉज ये जो एंगल 1 है आपका वो एंगल 2 के इक्वल है। अच्छा, क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो OP जो है वो OA के इक्वल है, एज OP इज इक्वल टू OA। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल्स opposite to, because angles opposite to equal sides of triangle, equal side of triangle are equal। तो ये सारा आपने इस तरह से मेंशन कर देना, ठीक है। तो एंगल 3, तो इसका मतलब फाइनली एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिमिलरली, सिमिलरली ये जो एंगल 6 है ये इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा, इसी सेम प्रोसेस से इसको ले लो इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 है, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4।
प्लस में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 है क्या, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 है आपका एंगल पीओबी। ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 है, देखो ये, तो ये हो गया एंगल पीओबी। और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4। इसका मतलब एंगल पीओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 4 क्या है, ये देखो 1 प्लस 4, ये 1 है और ये 4 है, तो ये पूरा एंगल क्या है, पी ए बी। तो ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, पी ए बी, यही आपको प्रूव करना। ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, पी ए बी, यही आपको प्रूव करना। हैंस नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो ओ इस सर्कल का सेंटर है, यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 25। एंगल बी ए सी देखो 25 है, देखो ये क्वेश्चन हम यही कर रहे हैं। एंगल बी ए सी कितना है आपका 25 है, तो ये इसका डबल होगा। अभी हमने देखा ना सेंटर पे जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है, तो ये कितना होगा, ये होगा 50, ये होगा 50। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल कितना है 50, तो ये एंगल कितना है आपका 50 डिग्री। अब ये ओ है, ये बी है और ये सी। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये रेडियाई है, ओबी और ओसी इसकी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अब ये वाला एंगल एक्स है, तो फिर ये एंगल भी कितना होना चाहिए, एक्स। भाई ओबी इक्वल टू ओसी, आप कहोगे हेयर इन ट्राइंगल ओबीसी ओबी इज इक्वल टू ओसी, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम, ये हो जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। तो देयरफॉर एंगल बी या एंगल ओबीसी विल बी इक्वल टू एंगल ओसीबी, ओसीबी, वाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना होगा, 180। अब इन तीनों का सम कितना होगा, 180, तो ये हो गया 50, और x प्लस एक्स को ऐड करोगे 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130/2, तो ये हो जाएगा 2 6 या 12, 2 5 या 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी, 65 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा सेक्शन डी होता है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई। अब ये केस स्टडी बेस्ड सेक्शन होता है जिसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके 4 मार्कर होंगे। तो इसमें मेन क्या है ना, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन इज लिविंग रूम हैज वेल शेल्व्स डिजाइन टू इंटरेस्ट एट राइट एंगल्स फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्टिकल शेल्व्स मेक एफिशिएंट यूज ऑफ वॉल स्पेस। तो देखो इस तरह से ये लिविंग रूम का डिजाइन है, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड एस। तो आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट सी और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा ब्रॉडली आपको दिखाता हूँ। देखो ये पॉइंट सी है, तो अगर आप पॉइंट सी को देखो तो दिस इज पॉइंट सी। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर पॉइंट सी के आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो देखो ये तो 0 है, तो ये क्या होगा, -1, और ये होगा -2। तो इसका जो x है वो तो -2 है, x क्या है, -2। अच्छा y में देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5, और इसका y क्या है, 5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, 5। समझ में आ गया, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, 5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 5। तो मैं यही लिख देता हूं -2, 5। अच्छा और किस पॉइंट के पूछे हैं, और आपसे पूछा गया है पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट एस के चेक करते हैं। देखो ये पॉइंट एस है, दिस इज पॉइंट एस। अब पॉइंट एस का देखो, ये होगा -1, ये होगा -2, फिर -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसका मतलब जो इसका y है वो तो -8 है,
और x को देखो -1 -2 -3 -4, ये देखो। और x इसका क्या है -4, यानी कि पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4 और -8। ये भी क्लियर हो गया। तो पॉइंट एस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे -4 और -8। तो ये हो गया -4 और -8, ये पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स। ये भी हो गया, ठीक है। तो ब्लैक पेन से लिख देता हूं, -4 और -8, ये पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ। तो फर्स्ट पार्ट तो अब कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जे, कि पॉइंट एच और जे के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो पॉइंट एच और जी के बीच का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट एच, तो देखो ये है -1, ये पॉइंट है -1, ये है -2, ये -3 -4। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 4 यूनिट है। -4 का मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 4 है। ऐसे यहां देखो ये डिस्टेंस भी 1 2 3 4, ओरिजिन की राइट हैंड साइड में भी डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। इसका मतलब एच और जी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है। इसका मतलब एच और जी के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका, 8 यूनिट है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, इट इज 8 यूनिट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। अब कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ क्यू। एब्सिसा होता है एक्स, कि पॉइंट क्यू का एक्स पॉइंट बताना है, और ऑर्डिनेट ऑफ जे, और पॉइंट जे का वाई पॉइंट बताना है। पॉइंट क्यू का एक्स और पॉइंट जे का वाई। तो देखो पॉइंट क्यू का एक्स पॉइंट क्या है, देखो 1 2 3 4। तो पॉइंट क्यू का एब्सिसा कितना होगा, 4। और पॉइंट जे का वाई पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये कितना होगा, 1 2 3। पॉइंट जे का वाई पॉइंट कितना होगा, 3। तो एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट कितना है, 3। तो ये जो एब्सिसा है ये तो हो गया 4, और ये जो ऑर्डिनेट है ये कितना हो गया, 3। फिर कहा जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, देखो ये है, आपको इसका एरिया निकालना। अब ध्यान से देखो, देखो जितना एच से लेके जी तक का डिस्टेंस है उतना ही ये देखो उतना ही पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है। तो ये हो गया आपका 8 यूनिट। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी कितना होगा, 8। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड कर, ये डिस्टेंस कितना है। तो देखो अगर आप क्यू को देखो, तो यहां से लेके यहां तक देखो, क्यू क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस देखो, 1 फिर 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो विड्थ है वो 6 यूनिट है। जो विड्थ है वो कितना है, 6 यूनिट है। तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, यानी कि 8 × 6। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 8 × 6। तो इट विल बी इक्वल टू 8 × 6, दैट इज 48 स्क्वायर यूनिट। 48 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. Next question is question number 37. Question of few young girls stumbled upon a magical spherical coconut. Coconut की शेप जैसे कि हमें पता स्फेरिकल होती है, और इसका रेडियस कितना है, 2.1। तो एक काम की जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये कि जो कोकोनट की शेप है वो स्फेरिकल है, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। इसके अलावा सारी थ्योरी, अब सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, इफ द कोकोनट मैजिकली डबल इट्स रेडियस। तो रेडियस कितना था, 2.1। तो अब रेडियस डबल हो गया, तो न्यू रेडियस मैं ले लेता हूं कैपिटल आर, जो इसका डबल है। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, कोकोनट की शेप कैसी है, स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × 22/7, और ये हो जाएगा 4.2 × 4.2। तो डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे 10। 7 5 35, 7 6 42। आइडियली इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 6 को 4 से करोगे 24 आएगा, और 42 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 4, ये हो गया 924। और अपॉन में 10 10 जा क्या होगा, 100। अब 924 को 124 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 4 जा 36, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। तो 6 हो गया, 9 और 8 हो गया 17,
7 और 4 हो गया 11, 9 और 3 हो गया 12, और ये हो गया 2, 22176। ये हो गया 22176 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100, दो जीरो है तो दो डिजिट से पहले, तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है पीयू कुड डेकोरेट ओनली हाफ कोकोनट। भाई ये जो पूरा स्फेरिकल शेप में कोकोनट था, अगर वो इसका सिर्फ हाफ ही डेकोरेट कर पाती है तो कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा? तो जो इसका एरिया इसका हाफ कर दो, पूरे का एरिया का क्या कर दो हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई r²। यानी कि जो इसका पहले एरिया आया था इसका हाफ कर दो, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 221.76 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं 221.76 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 वन जा 2, फिर ये 2 आ जाएगा, 2 वन जा 2, पहले क्या आएगा 0, फिर आएगा डेसिमल। ठीक है, जब दो नंबर एक साथ कैरी करते हैं तो पहले 0 आता है, फिर डेसिमल का ये आ जाएगा डेसिमल। तो ये हो जाएगा 2 8 द 16 और 16 2 8 द 16। तो इसका हाफ कितना आ जाएगा? इसका हाफ हो गया 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर क्या जा रहा है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ कोकोनट? कोकोनट का वॉल्यूम क्या होगा? कोकोनट स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई r²। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7, और r³ होगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो ये आपका 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब देखो 4 2 जा कितना हो गया 8, इंटू में कितना हो गया 22, और 4.2 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में क्या हो गया ये 10। ये डेसिमल रिमूव करो, ये भी कितना होगा 10, और इसको भी रिमूव कर दो 10 हो जाएगा। अब देखो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो 11 8 जा कितना होता है 88, और 21 इंटू 21 होता है 441, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 125। कितना आएगा 125। अब 441 को 88 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 3 हो गया 35। तो ये हो गया 8253। ये हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 6 और 2 हो गया 8, और 5 और 3 हो गया 8, और ये 388। अब इसको 125 से डिवाइड कर दो। इसको अगर आप 125 से डिवाइड करते हो तो 125 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और 1 7 3, 375, तो 3 पर जाएगा, ये आ जाएगा 375। 8 माइनस 5 कितना होगा 3, 8 माइनस 7 होगा 1, और यहाँ आ जाएगा 0। अब 125 बन जा 125, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 8। अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आएगा, फिर आएगा डेसिमल। अब 125 का ये देखो किस पर जाएगा, 125 को अगर आप 4 से करते हो तो ये आपका हो गया 500, तो ये 4 पर जाएगा। कितना भी कर दो बहुत है, 310, तो ये लिख दो 310.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। ये इसका क्या आ गया वो। अच्छा, अब आपको कहा जा रहा है इज द प्राइस फॉर डेकोरेटिंग कोकोनट। अगर इस कोकोनट को डेकोरेट करना है तो, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में डेकोरेशन कॉस्ट कितना 5 रुपीज। तो ऐसे 10 कोकोनट को डेकोरेट करने का कितना प्राइस लगेगा? तो देखो अभी आपने देखा था सरफेस एरिया ऑफ वन कोकोनट, वो हमारा कितना आया था? वो आया था फर्स्ट पार्ट में आया था 221.76। तो आपने लिखा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक कोकोनट का इतना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 कोकोनट कितना हो जाएगा? 10 कोकोनट, तो ये हो जाएगा 221.76 इंटू 10। तो डेसिमल हटाओगे ये 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2217.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये कितना है 5 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप डेकोरेट करते हो
तो ये कितना होगा, ₹5 × 2217.6, इतना हो जाएगा। तो 2217.6, इसको 5 से कर दो, 6 5 जा क्या होगा 30, ये डेसिमल, डेसिमल बाद में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 0 3, 7 5 जा 35 और 3 कितना होगा 38, 5 1 जा 5 और 3 कितना होगा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। अब रुपीज है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, मतलब 2 डिजिट से पहले नहीं, 1 डिजिट से पहले तो यहाँ आएगा, लेकिन लिखोगे कैसे इसको, देखो यहाँ तो 1 डिजिट के बाद है ना, यहाँ डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 11,088 रुपीज, इसका टोटल खर्चा आएगा इनको डेकोरेट करने। क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज निहारिका क्राफ्टेड अ ब्यूटीफुल पैरेललोग्राम शेप। देखो मैं आपको वैसी फिगर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये आपका फिगर है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये शेप है जिसमें ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ये जो आपका पार्ट है ये वाला पार्ट, देखो ये वाला, ये पूरा एक पैरेललोग्राम, ये क्या है, इस केस स्टडी में दिया हुआ ये पूरा क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो इससे दो चीजें तो क्लियर होगी कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 110, तो ये एंगल भी कितना होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। अच्छा ये 110, तो फिर ये कितना होगा बाय लीनियर पेयर, ये 70 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, तो यहां से एक्स कितना आ गया 70। अच्छा ये 90 है, ये कितना 90, तो वाई भी आ जाएगा। 180 से 90 प्लस 70 कितना होता है 160, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30, वाई भी 30 आ गया, वाई कितना आ गया 30 आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 70, तो ये हो गया 70। वाई की मेजरमेंट कितनी है 30, ये हो गया 30। एंगल सी बी की, अब देखो ये 110 है तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा, बाय लीनियर पेयर ये भी कितना होगा 70, तो ये 70 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एपीडी और सीक्यूबी। मैं यहां लिख देता हूं, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां मेंशन कर देते हैं इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल 90 है इसका, इसको मैं ले लेता हूं एंगल 1, और इसको मैं ले लेता हूं एंगल 2, ये दोनों एंगल 90 है, तो आप कहोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई ईच 90 डिग्री। इसके बाद देखो ये भी 70 है, इसको मैं ले लेता हूं 3, और ये भी 70 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 70 डिग्री, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इसके अलावा देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये जो एडी वाली साइड है ये सीबी के इक्वल होगी, तो आप कहोगे एडी इक्वल टू सीबी, वाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल एपीडी जो है आपका, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी। और रीजन क्या होगा, एंगल साइड। और इसी के साथ ये आपका पेपर होता है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.